हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2 स्टूडेंट। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th हिंदी का एक वायरल पेपर। इससे पहले जो हिंदी का पेपर हुआ था उसी पेपर को मैं आज की वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। 2025 का मैं हिंदी का पेपर लाया हूं। 801 बीडी इसका कोड है और इस तरीके से मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा जाता है। और इस पेपर को मैं आपको बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ भी बताने वाला हूं, यानी कि इस पेपर में जितना कुछ पूछा जाएगा सभी का मैं सॉल्यूशन भी आपको बताते चलूंगा साथ ही साथ। तो आपको करना है क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है और आपको पता चल जाएगा कि जो आपका बोर्ड का पेपर होता है किस तरीके से आता है। बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी 2025 में अभी बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका ये पेपर है हमारे पास हिंदी का। इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट है सभी का मैं आपको पेपर कराने वाला हूं। साथ में फिर 2026 के जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आएंगे उनको भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा, तो चैनल के साथ आपको जरूर जुड़े रहना है। अब यहाँ पर इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट जो आपको इस पेपर को हल करने के लिए मिलेंगी। 3 घंटे 15 मिनट इस पेपर को आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। फिर यहाँ पर नोट में लिखा है कि जो प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं, प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो जो प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं, टोटल हमारे पास समय कितना होता है? 3 घंटे 15 मिनट। जो बाकी के जो 15 मिनट होते हैं ये समय आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, यानी कि पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर निर्देश में देखा जाए तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए सभी को आपको सोल्व करना जरूरी है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड आ में 20 ऑब्जेक्ट प्रश्न होते हैं और खंड ब में 50 नंबर का होता है। इस तरीके से टोटल जो है 70 नंबर का हमारा हिंदी का पेपर आता है और इस पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ। फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर जो खंड आ है उसमें 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर जो हमें OMR सीट पर करने होते हैं। और जो आप OMR सीट पर करोगे उसमें आप जो नीले अथवा काले पेन का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद जो हमारा खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही दे। जो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है जिनका उत्तर आपको ओनली OMR सीट पर देना पड़ता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसका पॉइंट नंबर देखेंगे 5 हो जाएगा हमारे पास प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। जो हमारा पेपर है और कोई भी टॉपिक है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जैसा कि जीवन परिचय हो गया, कवि का हो गया, लेखक का हो गया और गद्यांश पद्यांश हो जाएगा, उसका भी दे देगा कि कितने नंबर में पूछा गया। तो जो संस्कृत का गद्यांश है वो 5 नंबर में पूछा जाता है, पद्यांश भी 5 नंबर में पूछा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर दे देता है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 50 नंबर का थ्योरी वाला हमारे पास थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है। इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद है पॉइंट नंबर हो जाएगा 7 खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 8 हो जाएगा प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट नहीं कीजिए। कहने का मतलब है जो आपको क्वेश्चन आ रहा है उसको आप पहले सॉल्व कीजिए, बाकी का जो रह जाता है उसको आपको बाद में करना है। इस तरीके से यहाँ पर निर्देश दिए जाते हैं। जब आपके हाथ में पेपर आएगा बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला बोर्ड का आपको पेपर मिलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मैं आपको सॉल्व कराते चलूंगा। फिर उसके बाद सबसे पहले आपको मिलेगा खंड आ मिलेगा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? बहुविकल्पीय प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है तो पहला हमारा हो जाएगा शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो शुक्ल युगीन के लेखक कौन है? शिव पूजन शाही, ये वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? आधे अधूरे। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3 साहित्य की विशेषता है लेख की विधा है। जो साहित्य की विशेषता है उसके लेख की विधा कौन है? आलोचना, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो ये क्या है? आलोचना है। साहित्य की विशेषता है लेख जो है एक आलोचना विधा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा मैं के आंगन चे के द्वार के रचयिता है। मैं के आंगन चे के द्वार के रचयिता कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको तैयार कर लेना है, एक नोट्स आपको बना लेना है सभी का। उसमें इन सभी क्वेश्चनों को आपको सही तरीके से करते जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा उसने कहा था
प्रसिद्ध कहानी के लेखक हैं? उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं या लेखक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा रीतिबद्ध काव्यधारा की कवि हैं। जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? केशव दास। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा प्रयोगवाद युगीन कृति। जो प्रयोगवाद युगीन कृति किसकी है? तो इसमें आपको 4 देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 4 आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। जो भी आपका उत्तर होता है उसको आपको ओमा सीट पर करना होता है। मैं बहुत जल्द ओमा सीट पर आपको किस तरीके से करना है तो इसका भी वीडियो मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। जितने भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्रयोगवाद युगीन कृति किसकी है? धूप के धान। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कौन सी रचना? सुमित्रानंदन पंत की चिदंबरा रचना। ये उसका उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा जो सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1959। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर गंगा लहरी के रचयिता हैं। गंगा लहरी के रचयिता कौन है? पद्माकर। गंगा लहरी के रचयिता हो जाएंगे पद्माकर। फिर उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास। और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। फिर उसके बाद जो करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। इसको भी मैं आपको बहुत जल्द करा दूंगा। रस छंद अलंकार का एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखने के बाद जितना भी आपका डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं। जो सोरठा छंद होता है, रोला सोरठा इस तरीके से छंद होते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगा कि रोला सोरठा दोहा इसमें कौन कितने मात्राएं होती हैं। इनको भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर करा दूंगा एक ही वीडियो में। रसचंद का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। जो सोरठा छंद होता है उसके द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आपका इतना क्लियर है तो आप बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा अव्यगत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो अव्यगत है उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अभी। इसका उपसर्ग हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है। माता और पिता में द्वंद्व समास है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची शब्द है। जो अमृत होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अमी है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 युष्मत चतुर्थी एक वचन का रूप है। युष्मत चतुर्थी एक वचन का रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुभ्यम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा हमारे पास रचना के आधार पर बाकी के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर बाकी के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। सभी को आपको हर हालत में तैयार कर लेना, नोट्स बना लेना, यानी कि एक कॉपी में सभी को लिख कर रख लेना। क्योंकि जब आप पढ़ोगे एग्जाम की टाइम पर आपको यहाँ पर बहुत ही ये हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करने में, क्योंकि इन्हीं से आपका हर साल घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथ में ऑल सब्जेक्ट का आपको तैयारी करा रहा हूं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा भाववाच्य में प्रधानता होती है। जो भाववाच्य होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्म की, कर्ता की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसकी समानता होती है? किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 20 हो जाएगा विकारी पद के भेद हैं। विकारी पद के कितने भेद होते हैं? 4। इसका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। उसके बाद 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि थ्योरी वाले टॉपिक पूछे जाते हैं। अब पूछा जाएगा गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। अब देखते हैं 50 नंबर का। अब अगला आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर मिलेगा। सेम टू सेम ये बोर्ड का ही पेपर है। अभी जो पेपर हुआ था जस्ट इससे पहले पेपर हुआ था 2025 का हिंदी का पेपर है। वर्णनात्मक खंडवाद देखते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न अब हमसे पूछा जाएगा। तो हमारा यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है उसमें टोटल 3 प्रश्न होते हैं 2 नंबर के, और जो ये गद्यांश है वो 6 नंबर का आता है। तो इसका यहाँ पर गद्यांश पढ़ेंगे हम। इसको सोल्व करने का तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से आपको सोल्व करना होता है, ताकि जो 6 नंबर आपके बिल्कुल मुट्ठी में आ जाए। एक आपका गद्यांश पूछा जाता है, एक आपका पद्यांश पूछा जाता है 6 नंबर का। इस तरीके से
टोटल 12 नंबर क्लियर हो जाते हैं हमारा। तो हमारा गद्यांश है यहाँ पर, वह अश्वारोही अबाक खड़ा था, बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ गए, वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने यहीं एक दिन विश्राम किया था, उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में, स्मृति का अर्थ होता है याद में, गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें कहीं ममता का नाम नहीं। अब ये कौन से चैप्टर से लिया गया, ये कैसे पहचानते? इसमें आपको ममता शब्द दिख जाएगा, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? ममता चैप्टर से लिया गया। और ममता के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है संदर्भ, तो आपको दिया गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आपको संदर्भ किस तरीके से लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरीके से जो है 2 नंबर आपकी बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर हो जाते हैं। और मैंने आपको संदर्भ लिखने का तरीका भी बताया है, उस वीडियो को देख लेना, आप जो संदर्भ लिखने का तरीका भी सीख लोगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताए, ताकि जो आपकी 2 नंबर कटे ना। फिर उसके बाद दूसरा है, अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया? तो इसी का उत्तर आपको गद्यांश में पढ़ने के बाद दिख जाएगा। अकबर ने अपने जो पिताजी है हुमायूं की याद में गगनचुंबी मंदिर बनाया था। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर जो आपको लाइन दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, इसकी आपको व्याख्या करनी पड़ी, तो इसका भी आपको 2 नंबर मिलता है। और जो व्याख्या है उसको आपको अपने शब्दों में करना पड़ता है। इस तरीके से जो है आपके 6 नंबर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाते हैं। अगर आप पर पहला वाला गद्यांश नहीं आ रहा है तो अथवा में लगकर आपको एक और गद्यांश दिया जाएगा, यानी कि आपको टोटल 2 गद्यांश मिलेंगे। 2 में से कोई आपको एक गद्यांश सोल्व करना होता है। आप पर जो गद्यांश आ रहा है आप उसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिख जाएगा। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 की तरफ चलते हैं। अब हमारा यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 हो जाएगा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो हमारा पद्यांश है वो भी कितने नंबर का पूछा जाता है? बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाता है, यानी कि 3 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य या है, एक एक अनुयायी का। इस तरीके से आपको एक पद्यांश मिलेगा, इसको आपको सोल्व करना होता है। फिर आगे पढ़ेंगे, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जायनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस तरीके से गद्यांश मिलेगा, इसको आपको सोल्व करना होता है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित भारत माता का मंदिर यहाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस तरीके से जो है 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। संदर्भ का वीडियो देख लेना, लिखने का पूरा तरीका बता दिया है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, आप लिखना सीख जाओगे। उसमें मैंने आपको व्याख्या कैसे लिखनी है ये भी मैंने बताया। अब यहाँ पर जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक, इसकी आपको व्याख्या करनी पड़ती है। जितना भी आपको लाइन दिखेगा उसका आपको अपने शब्दों में व्याख्या करना पड़ेगा। जब आप इसको चैप्टर को पढ़ोगे तभी आप व्याख्या कर पाओगे, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता जितना आप समझ रहे हो। लेकिन अगर आप बना चढ़ाकर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एग्जाम में जो होगा 2 के बदले 1 नंबर आपको दे सकता है, 1 या 2 नंबर दे सकता है, अगर आप अपने ओर से बनाकर लिखोगे तो। फिर उसके बाद पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, कोटि कोटि कंठों से मिलकर पंक्ति में अलंकार है। अब कोटि कोटि पंक्तियों से मिलकर कौन सा अलंकार है? इस तरीके से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपका ये वाला पद्यांश भी सोल्व हो जाता है। 6 नंबर का पद्यांश पेपर में पूछा जाता है। अगर आप पर ऊपर वाला पद्यांश नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको एक और पद्यांश दिख जाएगा, आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। आप पर जो आ रहा है अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है हिंदी की, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया, जाकर देख लेना। सभी का आपको वीडियो दिख जाएगा चैनल पर। इसलिए बोला जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको जो है क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर प्रश्नोत्तर संख्या 3 में पूछा जाता है, संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ पूछा जाता है 2 नंबर का, हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है 3 नंबर में। इस तरीके से संस्कृत का गद्यांश पूछा जाता है 5 नंबर का। अब हमारा यहाँ पर संस्कृत का एक गद्यांश है, वाराणसी सुभिक्षता प्राचीना नगरी इया विमल सलिल त्रडाया गड्डाया कुल्य स्थिता अस्य घटाना बल्यकृति पक्ति धवलाया चंद्रिकाया बहुराजते अगणिता पर्यटका सुदर्यवे देशव्य
नित्यम अत्र आयन्ति अस्य घटाना शोभा विलोक्य बहु प्रसन्ति। इस तरीके से आपको एक संस्कृत का गद्यांश मिलेगा। 5 नंबर में पूछा जाता है और पूछा जाता है कि संदर्भ में आपको क्या लिखना पड़ता है, पाठ का नाम लिखना पड़ता है, लेखक का नाम लिखना पड़ता है। लेकिन ये जो संस्कृत है, जो गद्यांश है, उसमें लेखक का नाम नहीं लिखना पड़ता, ओनली पाठ का नाम लिखना पड़ता है। तो ये कौन से पाठ से लिया गया? ये हमारा वाराणसी पाठ से लिया गया है। और जो आपका संस्कृत होता है उसको तो आपको या तो समझना पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा, तो ओनली आपको याद करना पड़ेगा, यानी कि आपको रटना पड़ेगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट संस्कृत के गद्यांश पद्यांश है उनका भी वीडियो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। बस आप उनको तैयार कर लेना, यानी कि आप याद कर लेना, 5 से बार आप रिवीजन कर लेना, ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अथवा में भी आप अथवा पर भी आपको एक यहाँ पर पूछ लिया जाता है गद्यांश, इसको भी आप सोल्व कर सकते हो, जो आप पर आता है उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकती हो। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस तरीके से आपको 2 श्लोक मिलेंगे, इनमें से आपको कोई एक श्लोक को सॉल्व करना होता है। संदर्भ के मिलते हैं 2 नंबर, हिंदी अनुवाद के मिलते हैं 3 नंबर। इस तरीके से टोटल जो आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 संस्कृत के यहाँ पर श्लोक दिए होंगे, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 हो जाएगा। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर कीजिए। अब ये जो खंड काव्य आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ता है, जिस भी जिले में आप रहते हैं उस जिले का खंड काव्य पूछा जाता है। आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है उसको आप सोल्व कर सकते हो। 3 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप कमेंट करोगे खंड काव्य के ऊपर तो मैं वीडियो आपके ऊपर बहुत जल्द बना दूंगा। खंड काव्य के ऊपर मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, बस आपको कमेंट करना, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर पूछा जाता है प्रश्नोत्तर संख्या 6। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या पूछा जाता है 6 का के अंतर्गत पूछा जाता है लेखक का जीवन परिचय। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपका 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचना, इस तरीके से 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। पहले जो है ओनली 3 जीवन परिचय आपको देखने के लिए मिलते थे, उनमें से आपको कोई एक करना होता था। लेकिन अब जो रूल थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अब आपको 4 देखने के लिए मिलेंगे और इनमें से आपको कोई एक करना पड़ेगा। जो भी आप पर आ रहा है उसको आप कर सकते हो। तो पहला पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इसी तरीके से यहाँ पर 4 दिए होंगे, इनमें से कोई आपको एक करना पड़ेगा। मात्र मैंने आपको ऐसे यहाँ पर 3 जीवन परिचय बता दिए लेखक के, उनको आप तैयार कर लेते हो तो इससे बार आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा और लेखक का जीवन परिचय बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएगा। और कभी का भी जीवन परिचय मैंने आपको ओनली 4 इंपोर्टेंट बताएं। टोटल अगर आप 7 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हो तो जो आपका 10 नंबर है बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 6 के अंतर्गत ख ऑप्शन में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए होंगे, जिस भी कवि का आप पर जीवन परिचय आ रहा है उस कवि का आप कर सकते हो। मैंने 4 बता रखे हैं कवि के भी, इनमें से कोई 1 या 2 आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको जीवन परिचय लेखक का कवि का दोनों का सोल्व करा दिया, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, जाकर तैयार कर लेना। फिर उसके बाद चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 7 की तरफ। तो हमारा 7 हो जाएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कोई एक श्लोक लिखी जो प्रश्न पत्र में ना आया। अब यहाँ पर जो आपको श्लोक लिखना पड़ता है, जो श्लोक है वो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है और आप अपने मर्जी का कोई भी श्लोक लिख सकते हो। मैं ऐसे आपको 5 श्लोक बता दूंगा जिनको आप लिख सकते हो, क्योंकि जो श्लोक आपको ऐसा लिखना पड़ता है कि पेपर में ना आया, क्योंकि जो हमारा संस्कृत का पद्यांश होता है उसमें भी श्लोक पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये 2 श्लोक हो जाएंगे, अगर ये 2 आ जाते हैं और ये 2 आपने तैयार कर लिए तो वहां पर आप नहीं लिख सकते, आपके नंबर कट जाएंगे। ऐसा लिखना पड़ता है जो आपके पेपर में नहीं आया हो उसको आपको लिखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको ऐसे 5 श्लोक बता दूंगा, उनको तैयार कर लेना, 2 नंबर भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 8 की तरफ। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है एक पत्र जो है 4 नंबर का पत्र आता है। ओनली मैंने आपको 4 पत्र ऐसे बता दिए, उनको तैयार करने के बाद आपका जो 4 नंबर है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। 2 पत्र आपको मिलेंगे, इनमें से कोई एक पत्र आपको करना होता है, 2 पत्र में से एक पत्र। तो पहला पत्र हो जाएगा विद्यालय में खेल कूद की
विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। लिखने का ट्रिक भी मैं बहुत जल्द इसका भी वीडियो लाने वाला हूं कि कोई भी आपके पास पत्र आ जाए उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। फिर दूसरा दिया होगा आपको अथवा में से कोई एक करना पड़ेगा। किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए कि वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। इस तरीके से 2 पत्र दिए होंगे, कोई एक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9 में आपको मिलेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्कृत में आपको उत्तर देने पड़ते हैं, 2 प्रश्न सोल्व करने होते हैं और 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, 4 में से 2 प्रश्न आपको सोल्व करने पड़ेंगे। इनका भी एक वीडियो ला दूंगा, 2 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। अब आपका 7 नंबर का पूछा जाता है प्रश्नोत्तर संख्या 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। टोटल मैंने आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण मैंने आपको निबंध बताए हैं और एक का तो मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया। इतने सिंपल तरीके से बताया कि आपको निबंध बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपके 7 नंबर है बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा। और ये 5 निबंध को आप तैयार कर लेना। कोई 1 या 2 निबंध आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। वही निबंध मैंने लिया है जो बोर्ड एग्जाम में 100% हर बार पेपर में आते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक। और इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर हिंदी का पूरा पेपर होता है और ये 2025 का यहाँ पर हिंदी का पेपर है 801 बीडी कोड का। इसी तरीके से आपको पेपर मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम आपको पेपर मिलेगा। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसी तरीके से अगर आपको और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।